हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है हमारे एफएमबीएम सीरीज का कंटिन्यूएशन वीडियो है। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पार्ट 2, जहाँ पे हम समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक। एक कंपनी को आखिर क्यों जरूरत पड़ती है कि वो पब्लिक के पास जाए फंड रेज करने के लिए। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कभी भी कोई कंपनी जब भी फॉर्म होता है एकदम अपने इनिशियल लेवल पे वो प्रमोटर्स स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी थोड़ी ग्रो करती है और प्रमोटर को लगता है कि उन्हें एक्सपेंशन की जरूरत है, तो वो अपने आसपास के लोगों से फंड रेज करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है ये, जब एक प्रमोटर को अपनी कंपनी को और आगे बढ़ानी होती है और एक्सपेंशन करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, तब वो आम जनता के पास जाते हैं फंड रेज करने के लिए, ताकि उनके लिए अपने कंपनी को एक्सपैंड करना इजी हो सके। कभी भी कोई कंपनी अगर लोन लेती है बैंक से या कोई भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उस कंपनी के ऊपर एक बर्डन होता है कि उनको ये लोन जो है रीपे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, और उनके पास ज्यादा स्कोप भी नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर कैपिटल को यूज करने के लिए। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, पब्लिक से फंड रेज करती है ताकि वो अपना बर्डन रिड्यूस कर सके। एंड सेकेंडली, पब्लिक से जो फंड रेज होते हैं वो कंपनीज फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। कभी भी कोई कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर्स को, अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है और उनसे फंड रेज करती है, उन्हें हम पब्लिक इशू के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में भी पढ़ा था, कोई भी कंपनी तभी फंड रेज करती है पब्लिक से जब उनको अपने कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड करना होता है या नए एवेन्यूज ओपन करने रहते हैं। जब भी कोई कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है, तो वो आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास जाती है फंड रेज करने, उसको हम शॉर्ट में आईपीओ बोलते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो है कंपनी पब्लिक के पास जा रही है फंड रेज करने। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कंपनीज पब्लिक को इन्वॉल्व करती है फंड रेज करने के लिए, तो उसके पहले कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना पड़ता है। विदाउट दैट वो पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू हम समझते हैं कि कंपनीज जो होते हैं वो किस किस तरह के इश्यूज जो है मार्केट में लाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जनरली प्रमोटर्स जो है अपने अपना कुछ पोर्शन ऑफ इक्विटी जो है पब्लिक को सेल करते हैं और फंड रेज करते हैं। इस काइंड ऑफ इशू के लिए एक प्राइवेट कंपनी को सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो फंड रेज कर सकती है। सेकेंड होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और फर्दर इशू के भी नाम से हम इनको जानते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक ऐसा टाइप ऑफ इशू है जो कंपनी जो है अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद लाती है। अब सपोज इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद अगर कंपनी को और कैपिटल की जरूरत है, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है या फर्दर इशू लाती है। फॉलो ऑन पब्लिक इशू जो है वो जनरली एक लिस्टेड कंपनी लाती है, वेर एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है एक अनलिस्टेड कंपनी लाती है। अगर कभी कंपनी को ये जरूरत पड़ती है, कोई लिस्टेड कंपनी को अगर और फंड की जरूरत पड़ती है और उनको कैपिटल रेज करना होता है, तो वो सभी तरह के इन्वेस्टर्स को ये ऑफर देती है। अब ये टाइप के ऑफर में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी आईपीओ में शेयर्स मिल गए हैं या जिन्हें नहीं मिले हैं, वो दोनों ही इस पर्टिकुलर इशू में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड काइंड ऑफ इशू जो है एक कंपनी जो लाती है वो होती है राइट्स इशू। अब एक एग्जाम्पल समझिएगा, कंपनी जब लिस्ट हो चुकी होती है और वो फंड रेज करना चाहती है, बट उनके पास जो शेयर होल्डिंग्स है वो डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, विच मीन्स वो और नए शेयर होल्डर्स को नहीं लाना चाहती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ये इशू देना चाहती है या उन्हीं को ये ऑफर देना चाहती है। तो राइट्स इशू
उन शेयर होल्डर्स के लिए कंपनीज लाती है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एंड इन्हें जो ये राइट्स मिलती है वो एक प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलती है। राइट्स इशू में जनरली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो डबल हो जाती है। इस काइंड ऑफ इशू में कंपनी का ये मानना होता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेंगे ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के साथ लॉयल रहे, बने रहे उनके साथ। फोर्थ टाइप की इशू जो है जो कंपनी लाती है वो होती है प्रेफरेंशियल इशू। जनरली ये टाइप की इशू जो होती है लिस्टेड कंपनीज इशू करती हैं, एंड एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ही ये इशू लाया जाता है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखनी है, आईपीओ जो होता है वो एक अनलिस्टेड कंपनी लाती है जब वो फर्स्ट टाइम अपने आप को लिस्ट करवाती है। बाकी 3 तरह के जो इशू है वो एक लिस्टिंग कंपनी ही ला सकती है। अब चलिए समझते हैं व्हाट इज इशू प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस होती है जो कंपनी जो है अपनी तरफ से ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को जब भी एक अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट मार्केट में आके जनरल पब्लिक से जब भी फंड रेज करती है, तब प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स का हिस्सा जो है इन्वेस्टर्स को देते हैं, एंड उसके बदले एक प्राइस कोट करते हैं। जिस प्राइस पे ये आईपीओ आता है उसे हम इशू प्राइस के नाम से जानते हैं। ये इशू प्राइस जो होते हैं जनरली कंपनीज डिसाइड करती हैं और अपने साइड से कोट करती है। जनरली क्या होता है, जिस प्राइस पे कंपनी इशू लाती है वो पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट होने के बाद इशू प्राइस के या तो ऊपर ट्रेड करता है या तो नीचे ट्रेड करता है। जरूरी नहीं है अगर कंपनी कोई इशू प्राइस कोट कर रही है तो लिस्टिंग के वक्त प्राइजेस जो है ऊपर ही खुलेंगे, वो नीचे भी ओपन हो सकते हैं। अब समझते हैं टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिर होती क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके करंट प्राइस से। अगर आपको किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन समझनी है या आप कभी पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कुछ है, तो इसका मतलब होता है कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जो है इशू कर चुकी है पब्लिक को। इन दोनों का मल्टीपल जो है वो उससे हम समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी का क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कंपनी ए है जिन्होंने 120 मिलियन शेयर्स जो है इशू किया है, एंड उसकी करंट मार्केट प्राइस जो है अभी 100 रुपीज चल रही है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल कंपनी ए जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 12,000 मिलियन है। आप इजीली कोई भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इन दो के बीच में ये डिफरेंस होता है कि कभी भी कोई इशूइंग कंपनी अगर एट अ लार्ज पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करती है और उनसे कैपिटल रेज करती है तो उन्हें हम पब्लिक इशू के नाम से जानते हैं। बट अगर कंपनी जो है कोई सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटीज इशू करती है और उनसे कैपिटल रेज करती है तो उन्हें हम प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट, अगर कोई इशूइंग कंपनी कैपिटल रेज करती है एंड इन रिटर्न मोर देन 50% को अगर शेयर्स अलॉट करती है तो उन्हें हम पब्लिक इशू के नाम से जानेंगे। बट अगर वो कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को करती है जिसकी जो कि लगभग 50% से कम है तो उन्हें हम प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये 50% की जो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू। जनरली क्या होता है, कंपनी जो है खुद से अपने आप को लिस्ट नहीं करवाती है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक्स को अपॉइंट करती है जिसे हम मर्चेंट बैंकर या लीड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक जो इशूइंग कंपनी है उसका इशू प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस आखिर होती क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में समझा था, कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो इशू प्राइस डिसाइड करते हैं, एंड ऑन दी अदर वे वो क्या करते हैं, एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं एंड अलाउ करते हैं मार्केट फोर्सेस को कि वो एक्चुअल प्राइस डिसाइड करें। जब भी मार्केट फोर्सेस जो है डिसाइड करते हैं
कि एक इशू प्राइस क्या होती है, उससे उस प्रोसेस को हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंपनीज जो होती है जनरली एक प्राइस बैंड डिसाइड करती हैं, एंड कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इस पर्टिकुलर इशू में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से बिड करते हैं, मतलब कि बोली लगाते हैं। जब ये बहुत सारी बिड कंपनी और मर्चेंट बैंकर के पास जाती है, तो इन मार्केट फोर्सेस की हेल्प से जो आईपीओ की प्राइस होती है, जो इशू प्राइस होती है, उसका एक कट ऑफ रेट डिसाइड होता है। जनरली कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स जो फिक्स्ड प्राइस डिटरमाइन करती है, वो उसमें कोई भी तरह की बिडिंग अलाउड नहीं है। फिक्स्ड प्राइस जो होता है जनरली, आप जब देखेंगे जनरली कोई भी आईपीओ जो आती है वो हमेशा बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही आती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी की इशू प्राइस क्या होनी चाहिए। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है जनरली 3 दिन तक ओपन रहती है। इन 3 दिनों में जब जैसे ही इन्वेस्टर्स के बिड आना स्टार्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर एक इशू प्राइस डिसाइड होती है। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है एंड नॉर्मल इशू क्या होते हैं। कभी भी ऑफर फॉर शेयर्स जो होते हैं नॉर्मल इशू के वक्त क्या होते हैं, आपको जो है एक फिक्स्ड प्राइस कोट की जाती है, एंड आपको पता होता है कि जितना भी आप शेयर्स ले रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या किस प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं, और आपका टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट होने वाला है, या आप कितना फंड जो है लगाने वाले हैं। बट बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि प्राइस की एक बैंड होती है, एक फ्लोर प्राइस होता है और एक सीलिंग प्राइस होती है, इसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बिडर्स हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि जो वो क्वांटिटीज जितनी क्वांटिटीज वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कितना, कौन सी प्राइस जो है, या किस प्राइस पे उसको उनको शेयर्स अलॉट होंगे। तो नॉर्मल प्रोसेस के वक्त हमें प्राइस का पता होता है कि कितना प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं, बट बुक बिल्डिंग के वक्त हमें नहीं पता होता है कि एट द एंड हमें क्या प्राइस कोट होने वाली है। जनरली क्या होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, क्योंकि फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस होती है, कंपनी अपनी तरफ से एक प्राइस बैंड कोट करती है, जो कि रफली फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए 220 रुपीज या 225 रुपीज के बीच में अगर है, आपको जो शेयर्स अलॉट होंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, वो फ्लोर प्राइस से ऊपर हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो है अपनी तरफ से, बिडर्स जो है अपनी तरफ से अप्लाई कर देते हैं फ्लोर प्राइस, या कोई भी प्राइस को कोट कर सकते हैं, बट वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्लोजर के बाद ही पता चलता है कि कौन सा किस प्राइस पे शेयर्स अलॉट होने वाले हैं। कट ऑफ प्राइस क्या होती है, जनरली क्या होता है, इश्यू जैसे हम लोगों ने समझा था अपने प्रीवियस स्लाइड में, कि कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स जो है एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। जो लोअर अमाउंट होती है उसको हम लोग फ्लोर प्राइस के नाम से जानते हैं, और जो हायर प्राइस होती है उसे हम सीलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। फ्लोर सीलिंग प्राइस जो होती है जनरली फ्लोर प्राइस का 20% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। जनरली बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस जो है मेंशन होती है, एंड जो एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होती है प्राइस बैंड में, वो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस के बीच का कोई भी प्राइस हो सकता है। अब सपोज फ्लोर और सीलिंग प्राइस में 10 रुपए का गैप है, तो वो 10 रुपए में से कोई भी प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो नई प्राइस डिस्कवर होती है, उसे हम कट ऑफ प्राइस के नाम से जानते हैं। ये कट ऑफ प्राइस जो है फ्लोर प्राइस के ऊपर हो सकती है और कोई भी प्राइस हो सकती है, ये आप और हम डिसाइड नहीं करते, जनरली मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करते हैं। व्हाट इज प्राइस बैंड इन द बुक बिल्ड आईपीओ, जनरली प्रोस्पेक्टस में प्राइस बैंड मेंशन की जाती है। प्राइस बैंड जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि कंपनीज जो है एक स्प्रेड बनाती है कि किस रेट पे वो अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है पब्लिक को। ये प्राइस बैंड जो होती है, जनरली जो सीलिंग प्राइस या कैप प्राइस होती है प्राइस बैंड में, मतलब जो अपर हायर साइड जो होता है, जनरली फ्लोर प्राइस जो होता है वो मिनिमम प्राइस है जो कंपनी अपने साइड से कोट कर रही है कि इस अमाउंट के नीचे हम लोग अपना इशू नहीं लाएंगे। एंड कैप प्राइस जो होती है वो जनरली फ्लोर प्राइस का ही 20% होता है, और उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
दूसरे शब्दों में हम लोग समझेंगे तो कैप प्राइस जो होता है फ्लोर प्राइस का मोर देन 120% नहीं हो सकता। और ये प्राइस बैंड जो है जनरली प्रोस्पेक्टस में कोट की जाती है ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे जो इशूइंग कंपनी है वो किस प्राइस पे अपना इशू ला रही है। हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड? जैसा कि हम लोगों ने पहले समझा था, कंपनी जो है इशू लाने के पहले एक लीड मैनेजर या मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करती है। वो दोनों मिलके कंपनीज की वैल्यूएशन समझ के प्राइस बैंड जो है प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। जनरली प्राइस डिसाइड करने में सेबी का कोई भी रोल नहीं होता या सेबी ने अपनी तरफ से कोई कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नहीं बताया है या सेबी ने अपनी तरफ से कोई भी स्टैंडर्ड रेट नहीं बताया है। उनका प्राइस फिक्सेशन में कोई भी रोल नहीं है एंड कोई भी तरह की एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला भी नहीं है प्राइस बैंड कैलकुलेट करने की सेबी की तरफ से। जनरली कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स ही डिसाइड करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन। जब भी ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है तो जनरली 3 दिन के लिए, मिनिमम 3 दिन के लिए जो है ऑफर ओपन होती है। आप चेक भी कर सकते हैं इनिशियल डेज में जब भी पेमेंट पेटीएम, नाइका या पॉलिसी बाजार या एलआईसी का आईपीओ आया होगा, आप देख सकते हैं जितने भी आईपीओ आए हैं वो जनरली मिनिमम ऑफ 3 डेज के लिए ही ओपन होते हैं, बट 10 दिन से ज्यादा वो ओपन नहीं रह सकते हैं। कैन एन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज्ड फॉर बुक बिल्डिंग? इसका मतलब ये होता है, ओपन आउटक्राई सिस्टम का मतलब ये होता है, आप समझेंगे जब वर्ल्ड जो है स्टॉक मार्केट में पहले क्या होता था, लोग बोली लगाते थे। एक क्राउडेड प्लेस होता था जहां पे वो स्टॉक प्राइजेस को देख के एक दूसरे से बोली लगाते थे। उसे हम ओपन आउटक्राई सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हम वहां पे बुक बिल्डिंग के थ्रू बोली लगा सकते हैं कि नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है जनरली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ही होता है। तो ओपन आउटक्राई सिस्टम के लिए हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं। हाउ डज वन नो इफ शेयर्स आर अलॉटेड इन एन आईपीओ या ऑफर फॉर सेल? जनरली कंपनी जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही अपना इशू लाती है। इशू क्लोज करने के बाद क्या होता है, 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आपके फंड जो है आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। तो 5 दिन तक तो आपको नहीं पता चलेगा वेदर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं कि नहीं, बट आफ्टर 5 डेज अगर आप देखते हैं कि डीमैट में आपका पर्टिकुलर शेयर जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो अगर डीमैट में आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको अलॉटमेंट हो गई है। और डीमैट के अलावा एक और चीज होता है, जब भी आप अप्लाई करते हैं आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देते हैं, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनीज जो होती है उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपसे कनेक्ट करती है, आपसे कोऑर्डिनेट करती है और वहां पे भी आपको इंटीमेशन आते हैं कि वेदर आपके फंड जो है रिफंड हो गए हैं या आपको अलॉट कर दिए गए हैं। एजवा, जिसे हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट भी बोलते हैं, ये आखिर मतलब होती क्या है? जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर्स कोई भी पर्टिकुलर आईपीओ में जनरली जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन में उनके पास एक फॉर्म रहती है जिसे उन्हें फिल करना पड़ता है। उन्हें अपना नाम पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है एंड कितने शेयर्स के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड फ्लोर और कैप प्राइस में अगर उनको नहीं पता वो किस प्राइस पे बोली लगाना चाहते हैं तो वो कट ऑफ प्राइस पे टिक करके प्राइस मेंशन करके अपना ईमेल आईडी बैंक का डिटेल्स प्रोवाइड करके वो पर्टिकुलर एसबा फॉर्म जो है अपने चेक के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं। एसबा प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही इन्वेस्टर्स जो हैं ये एप्लीकेशन डिपॉजिट करते हैं, कंपनी जो क्या करती है पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टर का जो बैंक अकाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर देती है। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर्स जो है कोई भी फंड जो कि ये ब्लॉक्ड अमाउंट से ज्यादा है वही वो यूज कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर ब्लॉक्ड अमाउंट है वो 5 दिन तक वो यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इन्वेस्टर्स एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं कंपनी के आईपीओ में, कंपनी क्या करती है, 5 दिन के अंदर अगर कंपनी इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट करती है तो उनका बैंक अकाउंट जिस अमाउंट से ब्लॉक था
उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा एंड जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं वो ब्लॉक्ड अमाउंट जो है रिलीज कर दी जाएगी। अब एक चीज यहाँ ध्यान ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं आपका अकाउंट डेबिट नहीं होता है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप अप्लाई करते हैं आपका अमाउंट सिर्फ ब्लॉक होता है, कंपनी जो है तब तक डेबिट नहीं करती जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिल जाती है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप अपना जो फंड जो पहले आप यूज नहीं कर सकते, पहले यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ब्लॉक था, अभी आप उसे यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट शेयर्स लिस्टेड आफ्टर द इशू? जब भी कंपनी लिस्ट होती है उसके कितने दिन बाद जो है वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हो सकती है फॉर ट्रेडिंग? जनरली क्या होता है 6 वर्किंग डेज के अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और 6 डेज के अंदर ही स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर शेयर्स जो है वो लिस्ट हो जाते हैं। अब समझेंगे कि रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है फॉर एन इशू। कोई भी पेपर वर्क या बैक ऑफिस रिलेटेड जो भी काम है वो सब रजिस्ट्रार ही संभालते हैं। सपोज अगर जिन्होंने भी एप्लीकेशन दी है आईपीओ के लिए, रजिस्ट्रार के पास ये एक नोट रहता है कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया है और कितना कितना अप्लाई किया है। सेकंड होता है जिन जिन को अलॉटमेंट मिली है, रजिस्ट्रार क्या करते हैं उनके अकाउंट, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट करते हैं, एंड जिन जिन को अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके फंड्स जो है उनको वापस दे देते हैं। तो जितने भी पेपर वर्क रिलेटेड है, आईपीओ रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क है वो सब रजिस्ट्रार ही संभालते हैं। रजिस्ट्रार और भी बहुत सारी चीजें हैं वही फाइनलाइज करते हैं, एक लिस्ट रखते हैं अपने पास जहां पे वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। एंड फ्यूचर में क्या होता है, कभी भी अगर कंपनी को कोई डिविडेंड देने होते हैं, राइट्स इशू देने होते हैं, तो वो इन रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहां से उन्हें पता चलता है कि कौन कौन एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, एंड उसके हेल्प से वो अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। नीट आईपीओ एक्चुअली होती क्या है? नीट आईपीओ जो है जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम है, जहां पे एनएससी जो है अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को ये एडवांटेज देती है या ट्रेडिंग मेंबर को ये राइट देती है कि वो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें फिजिकली ना तो बैंक में जाना है ना ही फिजिकली फॉर्म फिलअप करना है। एंड नीट आईपीओ जो है वो नेशन वाइज बिडिंग है, कोई भी अपने घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के या जहां कहीं भी हो वो नीट आईपीओ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली ये बहुत ही एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट है। एफिशिएंट इसीलिए क्योंकि कोई भी पर्सन जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से उनका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट नहीं लगता है एंड टाइम भी बचता है, एंड बहुत ही इजीली वो आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं। जनरली आईपीओ में अप्लाई करने का टाइम जो है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, और ये बिडिंग जो है 3 दिन के लिए ओपन होती है। कभी भी अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पहले 2 दिन में ही अप्लाई कर दें, क्योंकि थर्ड डे में जो लास्ट डे होता है आईपीओ में उस वक्त बहुत रश रहता है, तो मे भी आप शायद आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आईपीओ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट और सेकेंड डे पे ही अपना एप्लीकेशन कर दें। तो चलिए आज का हमारा जो ये चैप्टर है यही खत्म होता है। शेयर्स इशू को लेके अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस जो है फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के ऊपर वो आपको मिलते रहें।